सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में पढ़ा, हमने मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि एरर कंट्रोल कोड्स की मदद से आप बेसिकली एक बिट रेट परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो, आप डेटा रेट में भी काफ़ी वृद्धि ला सकते हो और बेसिकली कोई भी चैनल में, कोई भी फीडिंग चैनल में या तो एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस चैनल में परफॉर्मेंस में आप काफ़ी मॉड्यूलेशन स्कीम्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो। और उसके अलावा हमने मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स माइमो सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि माइमो सिस्टम्स का प्रयोग करके बेसिकली आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन या डाइवर्सिटी गेन या तो एरे गेन प्राप्त कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बेसिकली अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई है, जिसे हमने सीएसआईटी से डिनोट किया था, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन इन द ट्रांसमीटर, उसकी मदद से कैसे आप एक एडेप्टिव मॉड्यूलेशन और कोडिंग का प्रयोग करके डेटा रेट में या तो ट्रांसमिट पावर में या तो बेसिकली स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में वृद्धि ला सकते हो। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया कि हमने अभी तक कोडिंग के बारे में पढ़ा है और मॉड्यूलेशन बेसिकली हमने डिटेल में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में कवर किया था और हमने बेसिकली माइमो सिस्टम्स के बारे में भी काफ़ी विस्तार में जानकारी प्राप्त की इस कोर्स के माध्यम से। और इसके अलावा हमने देखा कि अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करना है और अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई अवेलेबल है, जिसे हमने जैसे मैंने बताया सीएसआईटी से डिनोट करते हैं, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन इन द ट्रांसमीटर, अगर उसका आपके पास अगर सीएसआईटी मौजूद है तो बेसिकली आप मल्टीपल टेक्निक्स का प्रयोग करके, वाटर फिलिंग का प्रयोग करके या चैनल इन्वर्शन का प्रयोग करके एक कैपेसिटी में ऑप्टिमल कैपेसिटी ला सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि अगर आप ट्रांसमिट सीएसआई आपके पास मौजूद है, जैसे बेसिकली चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो आप किस तरह से एडेप्टिव मॉड्यूलेशन या कोडिंग का प्रयोग करके डेटा रेट में या तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में या तो बेसिकली पावर एफिशिएंसी में वृद्धि ला सकते हो। चलिए देखते हैं इन टेक्निक्स का किस तरह से हम आज प्रयोग करेंगे। तो जस्ट इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग का। मॉड्यूलेशन और कोडिंग आपने विस्तार में अलग अलग कोर्स में पढ़ा होगा। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में मैंने भिन्न भिन्न मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। हमने स्टार्ट किया था बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, फिर हमने क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग पढ़ा था, फिर हमने 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था। उसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। और इसके अलावा इस कोर्स में हमने कोडिंग के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि लीनियर ब्लॉक कोड्स या तो बेसिकली आप कन्वोल्यूशनल कोड्स या तो फिर टर्बो कोड्स या लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स या तो पोलर कोड्स की मदद से आप एरर परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये समझेंगे कि हम किस तरह से अडेप्टिवली बेसिकली चैनल स्टेट की मदद से, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन की मदद से आप किस तरह से अडेप्टिवली एक मॉड्यूलेशन और कोडिंग को वेरी करके परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य इससे ये है कि अगर आप कोई चैनल अगर आपकी अच्छी है, अगर चैनल स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपका चैनल गेन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर सकते हो ताकि आपकी डेटा रेट में वृद्धि आ जाए। और अगर आपकी चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन अगर आपको बता रही है कि चैनल खराब है, तो बेसिकली आप लोअर मॉड्यूलेशन का प्रयोग करके बिट रेट में वृद्धि ला सकते हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जो एक ट्रांसमीटर को मदद करता है कि या तो डेटा रेट में वृद्धि ला सकता है या तो प्रोबेबिलिटी एरर काफ़ी कम कर सकता है। तो अडेप्टिंग टू चैनल फीडिंग, क्योंकि चैनल फीडिंग इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है, ये बहुत चीज़ पे निर्भर करता है कितने ब्लॉकेजेस है, कितने पाथ से ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में। तो अगर ट्रांसमीटर को पहले से ही पता है कि चैनल किस तरह से बिहेव करेगा, तो अपने मॉड्यूलेशन और कोडिंग को अडेप्टिवली चेंज कर सकता है। सो टू इंक्रीज एवरेज थ्रूपुट, जैसे मैंने बोला थ्रूपुट डेटा रेट में आप वृद्धि ला सकते हो। रिड्यूस रिक्वायर्ड ट्रांसमिट पावर, आप ट्रांसमिट पावर में कमी ला सकता है सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए। या तो फिर रिड्यूस एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, या तो बिट एरर की प्रोबेबिलिटी में भी कमी ला सकता है। अगर उसे ट्रांसमीटर में चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन पता है, तो इसका प्रयोग करके बेसिकली ये मॉड्यूलेशन और कोडिंग को चेंज करके इन चीज़ों में वो वृद्धि ला सकता है।
इट एक्सप्लॉइट्स फेवरेबल चैनल कंडीशंस। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर चैनल कंडीशंस फेवरेबल है, अच्छी है, तो वो हायर डेटा रेट अचीव कर सकता है। यानी अगर समझिए वो QPSK में ट्रांसमिशन कर रहा था तो वो 16 QAM में ट्रांसमिशन कर सकता है, यानी नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल में वृद्धि ला सकता है। या तो ट्रांसमिट पावर कम कर सकता है व्हाइल मेंटेनिंग द सेम रेट, या तो फिर अगर चैनल स्टेट खराब है, जैसे चैनल डिग्रेड होता है, तो ये डेटा रेट रिड्यूस कर सकता है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में कॉम्प्रोमाइज ना हो, या तो फिर पावर बढ़ा सकता है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो बेसिकली अगर संक्षेप में समझने का प्रयत्न करें तो बेसिकली एक एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग एक टूल है ट्रांसमीटर के पास, जिसका वो प्रयोग करके जब उसके पास चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो बेसिकली बहुत कुछ कर सकता है एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में। डेटा रेट में वृद्धि ला सकता है अगर चैनल अच्छी है, और अगर चैनल खराब है तो बेसिकली डेटा रेट को कम करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मेंटेन कर सकता है। तो बहुत कुछ ट्रांसमीटर कर सकता है जब उसके पास चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये एडेप्टिव मॉड्यूलेशन और कोडिंग का प्रयोग करके। तो सेम बेसिक प्रीमाइस कैन बी अप्लाइड टू प्रीवियसली स्टडीड माइमो चैनल्स। जैसे मैंने बताया, हमने विस्तार में माइमो चैनल्स के बारे में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल्स के बारे में पढ़ा था, OFDM के बारे में भी पहले हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है, और वायरलेस लैन जैसे वाईफाई सिस्टम्स, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम कॉमनली वाईफाई सिस्टम्स के माध्यम से जानते हैं, और सेलुलर सिस्टम्स। हर सिस्टम में ये वृद्धि ला सकता है एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग का प्रयोग करके। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो बेसिकली अगर आप देखोगे, जैसे वायरलेस लैन की अगर मैं बात करूं या सेलुलर सिस्टम्स की बात करूं, 3G से 4G या 5G सिस्टम्स में, हर सिस्टम में बेसिकली एडेप्टिव मॉड्यूलेशन और कोडिंग का प्रयोग होता है। जैसे वाईफाई में बेसिकली हम चैनल क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से या MCS स्कीम के माध्यम से इसे जानते हैं, इसके बारे में संक्षेप में हम आगे जाके पढ़ेंगे। और LTE जैसे 4G और 5G में भी इसका प्रयोग होता है ताकि आप अच्छे चैनल कंडीशंस का प्रयोग करके डेटा रेट में वृद्धि ला सकते हो। एक कंडीशन जो इसमें है, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसमीटर में CSIT का मौजूद होना काफी आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग का प्रयोग करना है ट्रांसमीटर में, तो आपको CSIT मालूम होना चाहिए। बिना CSIT के बेसिकली ट्रांसमीटर एडेप्टिवली ना मॉड्यूलेशन चेंज कर पाएगा, ना ट्रांसमिट पावर चेंज कर पाएगा, ना कोडिंग चेंज कर पाएगा। तो ट्रांसमीटर में CSIT का मौजूद होना काफी आवश्यक है इस केस में, अगर उसे एडेप्टिव मॉड्यूलेशन और कोडिंग का प्रयोग करना है। एक और कंडीशन है, अगर आपकी चैनल ज़्यादा तेजी से चेंज हो रही है, अगर काफ़ी डायनेमिक है, और जिस तरह से आप चैनल एस्टिमेट करते हो, फीडबैक देते हो ट्रांसमीटर में, उसकी रेट ऑफ फीडबैक इज स्लोअर देन द वे द चैनल चेंजिंग फिनोमिना, तो वो फीडबैक का कोई महत्व रहता नहीं है। इसलिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कोहेरेंस टाइम है आपकी चैनल की थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फीडबैक लूप टाइमिंग। तो बेसिकली इससे बोलने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो जिस रेट में आप चैनल एस्टिमेट कर रहे हैं वो ज़्यादा तेज है एज कंपेयर टू द रेट एट विच द चैनल इज चेंजिंग, यानी आपकी जो कोहेरेंस टाइम है चैनल की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टाइम यू टेक्स फॉर द फीडबैक। अगर ये ज़्यादा होगा तो बेसिकली आपकी चैनल एक फीडबैक लूप के बेसिस पे चेंज नहीं हो रही है, तो फीडबैक की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी फ्रेश होगी, और उसका उपयोग करके आप बेसिकली एडेप्टिव और मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है अगर आपको एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग करना है ट्रांसमीटर में। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको CSIT होना काफ़ी आवश्यक है, और दूसरा आपकी जो रेट कोहेरेंस टाइम है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द फीडबैक लूप टाइम, जब रिसीवर से ट्रांसमीटर में आप CSI का फीडबैक भेजते हो। चलिए एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे ये ट्रांसमीटर मैंने दिखाया है, यहाँ एक ट्रांसमीटर है, और यहाँ पर हम या तो एडेप्टिव मॉड्यूलेशन या तो एडेप्टिव कोडिंग या तो पावर एडेप्टेशन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं एक फीडबैक चैनल है, जिसे हमने बताया कि जो CSI फीडबैक है, आपकी कोई चैनल आपने एस्टिमेट किया है, H यहाँ पर एस्टिमेट किया है, अगर साइसो चैनल तो H एस्टिमेट किया, स्केलर एस्टिमेट किया है, अगर माइमो चैनल है तो कैपिटल H एस्टिमेट किया है, उसका फीडबैक यहाँ से यहाँ जाता है। ये जो फीडबैक एस्टिमेट है वो ट्रांसमीटर में जाता है, और इसका प्रयोग करके जो फीडबैक मिला है, इससे चैनल फीडबैक जो मिला है, ये H और ये AWGN, अगर मैं इसे N से डिनोट करता हूँ, जैसे हमने देखा था कि कोई भी चैनल को आप एक मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल प्लस एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज कंपोनेंट के माध्यम से लिख सकते हो। तो एडिटिव जो है ये नॉइज है, और जो मल्टीप्लिकेटिव है वो ये H है।
तो ये रिसीवर पे एस्टिमेट होता है। हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेशन के लिए। जनरली अगर वाईफाई की अगर मैं बात करूँ तो वाईफाई में इसका लॉन्ग प्रियम्बल की मदद से आप एच का एस्टिमेशन करते हो, और एलटी में भी अलग भिन्न भिन्न प्रकार से हम एच का एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे रिसीवर ने एच का एस्टिमेट किया, यानी इसने एच का एस्टिमेट किया, वो उसे फीडबैक चैनल की मदद से ट्रांसमीटर में भेज देता है, और ट्रांसमीटर के पास जब ये आता है तो हम कहते हैं ट्रांसमीटर के पास CSIT मौजूद है। जब एक फीडबैक लिंक मौजूद होता है रिसीवर से ट्रांसमीटर के पास, तब हम ये कहते हैं कि ट्रांसमीटर के पास चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और इसका प्रयोग करके या तो मॉड्यूलेशन चेंज कर सकता है, या तो कोडिंग चेंज कर सकता है, या तो पावर अडेप्टेशन कर सकता है। पावर एडेप्टेशन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, इसे हमने विस्तार में कैपेसिटी में भी पढ़ा था और माइमो चैनल कैपेसिटी में भी पढ़ा था, जहां हमने दो टेक्निक्स का प्रयोग किया था, अगर आपको ज्ञात होगा। पहला टेक्निक था वाटर फिलिंग, जहां हमने देखा था कि ट्रांसमीटर के पास अगर CSIT मौजूद है, बेसिकली ये ऑप्टिमल वाटर फिलिंग कर सकता है। जो चैनल की वैल्यू ज़्यादा है उसमें ज़्यादा पावर एलोकेट करेगा, और जिस चैनल की वैल्यू कम है उसमें कम पावर ये एलोकेट करेगा। इसके अलावा हमने एक और टेक्निक पढ़ा था जिसे हमने चैनल इन्वर्शन कहा था, जहां बेसिकली ये मेंटेन करने का कोशिश करता है, ये फेयरनेस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये थोड़ा ऑपोजिट स्कीम है वाटर फिलिंग के मुकाबले, जहां पर ये ट्रांसमीटर ये प्रयास करता है कि अगर आपकी चैनल स्टेट काफ़ी खराब है तो ज़्यादा पावर एलोकेशन करेगा, और चैनल स्टेट अच्छी है तो कम पावर एलोकेशन करेगा। तो हमने वाटर फिलिंग, चैनल इन्वर्शन और ट्रंकेटेड चैनल इन्वर्शन को विस्तार में कैपेसिटी के समय पढ़ा था। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी जस्ट इसका जिक्र किया है, जैसे आप एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग कर सकते हो। और एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि समझिए अगर आप QPS के ट्रांसमिट कर रहे थे एक चैनल पे, और आपको ट्रांसमीटर को जैसे ज्ञात हुआ कि चैनल स्टेट इंप्रूव हो चुकी है, तो QPS के मुकाबले 16 QAM या 64 QAM भेज सकता है, जिससे आपकी डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि आ सकती है। जैसे QPS के आप जनरली 2 बिट्स पर सिंबल भेजते हो, 16 QAM में आप 4 बिट्स पर सिंबल भेज सकते हो, और 64 QAM में आप 6 बिट्स पर सिंबल भेज सकते हो। तो आप देखो कि डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि आ गई है, बिट्स पर सेकंड में काफ़ी वृद्धि आ गई है। तो अच्छे चैनल स्टेट्स में आप ज़्यादा हायर मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर सकते हो, और खराब चैनल स्टेट्स में आप लोअर मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर सकते हो। सेम थिंग मैं कोडिंग का प्रयोग भी कर सकता हूं। अगर आपकी चैनल स्टेट्स काफ़ी खराब है तो आप एक पावरफुल कोड जैसे टर्बो कोड या LDPC या पोलर कोड्स का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके चैनल स्टेट्स काफ़ी अच्छी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी कम है, तो बेसिकली आप एक हायर कोडिंग रेट्स वाले कोड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे डेटा रेट में आपकी वृद्धि आ सकती है। तो ये बेसिकली टूल्स है ट्रांसमीटर के पास, जब उसके पास CSIT मौजूद है, इसका प्रयोग करके ये बहुत कुछ कर सकता है डेटा रेट के मामले में, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के मामले में, या पावर एफिशिएंसी के मामले में। तो चलिए 3 तरीके एडेप्टिव ट्रांसमिशन सिस्टम्स पढ़ते हैं। पहला सिस्टम जहां पर हमें पता है कि जैसे हमें ट्रांसमिट CSI पता है, तो हमें ट्रांसमीटर पे SNR एट टाइम आई हमें पता होगा ट्रांसमीटर पे क्या SNR होगा, क्योंकि फीडबैक लिंक मौजूद है रिसीवर से ट्रांसमीटर पे। जब ट्रांसमीटर को ये पता है तो या तो वो डेटा रेट में वेरी ला सकता है, डेटा रेट में से मेरा तात्पर्य है कि वो मॉड्यूलेशन वेरी कर सकता है। जैसे मैंने बताया अगर QPS के कर रहा है वो, तो वो बेसिकली 2 बिट्स पर सिंबल भेज रहा है। अगर वो 16 QAM का प्रयोग कर रहा है तो वो 4 बिट्स पर सिंबल भेज रहा है। अगर वो 64 QAM का प्रयोग कर रहा है तो 6 बिट्स पर सिंबल भेज रहा है। इस तरह से हम बहुत सारे और मॉड्यूलेशंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर QPSK का प्रयोग कर रहा है तो उसे अगर डेटा रेट बढ़ाना है तो बेसिकली 16 QAM का प्रयोग कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक, जैसे आपको चैनल का फीडबैक मिला है, H मिला है, और आपको SNR ज्ञात है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट मॉड्यूलेशंस का प्रयोग कर सकता है। 64 QAM के अलावा ये 1024 QAM या 2048 QAM का भी प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा ये ट्रांसमिट पावर में भी चेंज ला सकता है। हमने देखा कि पावर एडेप्टेशन टेक्निक्स, जहां पर आप ऑप्टिमल पावर एलोकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चैनल स्टेट्स, या तो फिर वो कोडिंग में भी चेंज ला सकता है। ये पावरफुल कोड का प्रयोग कर सकता है या लेस पावरफुल कोड का प्रयोग कर सकता है। तो बहुत कुछ ट्रांसमीटर कर सकता है। अगर मैं प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का डेफिनेशन बताऊं, तो प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का डेफिनेशन डेटा रेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। डेटा रेट अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, log to m, m जो है मॉड्यूलेशन ऑर्डर है। जैसे QPSK में m की वैल्यू आ जाएगी 4, 16 QAM में m की वैल्यू आ जाएगी 16, और 64 QAM में m की वैल्यू आ जाएगी 64, डिवाइडेड बाय द सिंबल
पीरियड। तो बेसिकली इसका प्रयोग करके मैं ये बता सकता हूं कि आपकी डेटा रेट कितनी अचीव होगी। अगर जैसे मैं 16 QAM की बात करूं तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी log 2m यानी 4 बाय द सिंबल पीरियड। log 2m log 216 इज इक्वल टू 4 बाय सिंबल पीरियड। और अगर मैं स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की बात करूं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, हम उसे इस माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं, डेटा रेट बाय द बैंडविड्थ। अगर मैं ये सेम इक्वेशन को यहां लिखूं तो मैं इसको सिंपली log 2m के माध्यम से लिख सकता हूं। जैसे बहुत लोग आपने सुना होगा QPSK की जो प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी लोग कहते हैं 2 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ज है, ये है QPSK के लिए। और अगर मैं 16 QAM की बात करूं तो वो 4 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ज, और अगर 64 QAM की बात करूं तो वो 6 बिट्स पर सेकेंड पर हर्ज। सिमिलरली मैं 1024 या 2048 के लिए भी ये लिख सकता हूं। तो अगर आप देखोगे जैसे मैं मॉड्यूलेशन ऑर्डर बढ़ा रहा हूं तो आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बढ़ रही है। जैसे मैं मॉड्यूलेशन ऑर्डर बढ़ा रहा हूं, m की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हमें कोई इसमें एडेप्टेशन लाना है, तो अगर समझिए हमें मॉड्यूलेशन ऑर्डर चेंज करना है, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको SNR का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो ये एस्टिमेट है इंस्टेंटेनियस SNR का, क्योंकि ये जो G ऑफ I है वो चैनल गेन है जो आपको प्राप्त हुआ है रिसीवर से ट्रांसमीटर पे। उसके बेसिस पे अगर आपको ट्रांसमिट पावर पता है और नॉइज वेरिएंस पता है और बैंडविड्थ पता है, तो आप ट्रांसमीटर में TX कैन एस्टिमेट द SNR। सो ट्रांसमीटर पे आप SNR का एस्टिमेशन कर सकते हो। और इसके बेसिस पे जब आपने SNR का एस्टिमेशन कर दिया, तो बेसिकली या तो आप ट्रांसमिट पावर में वेरिएशन ला सकते हो, जैसे हमने ये इक्वेशन पहले भी देखा है जब हमने वाटर फिलिंग का और चैनल वर्शन का प्रयोग किया, तो हमने देखा था कि पावर इज अडेप्टेड बेस्ड ऑन द SNR। तो जो ट्रांसमिट पावर है, मैं उसको TX पावर से डिनोट करूंगा, इज वेरीड और अडेप्टेड बेस्ड ऑन द SNR। SNR जो आपने एस्टिमेट किया ट्रांसमीटर पे, उसके बेसिस पे आप ट्रांसमिट पावर में इसके बेसिस पे आप बेसिकली ट्रांसमिट पावर को अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्टेड बेस्ड ऑन द। या तो फिर आप मॉड्यूलेशन में अडेप्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे यहाँ पर मैंने रेट के बेसिस पे लिखा है। रेट के बेसिस पे लिखने का तात्पर्य ये है कि अगर आप हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर रहे हो, आप ज़्यादा रेट में भेज रहे हो। अगर आप लोअर ऑर्डर मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर रहे हो, आप लोअर रेट में भेज रहे हो। और या तो फिर आप कोडिंग में अडेप्टेशन ला सकते हो। तो बेसिकली इससे मेरा तात्पर्य ये है, जैसे ट्रांसमीटर के पास SNR की प्राप्ति होती है, उसे पता चलता है रिसीवर से कि ये SNR है, तो उसके बेसिस पे या तो ट्रांसमिट पावर में मॉडिफिकेशन ला सकता है, इससे हमने वाटर फिलिंग और चैनल वर्शन के माध्यम से पहले भी पढ़ा है। या तो मॉड्यूलेशन ऑर्डर में चेंज ला सकता है। अगर वो लोअर मॉड्यूलेशन ऑर्डर जैसे QPSK भेज रहा है, तो या तो 16 QAM या 64 QAM भेज सकता है। अगर चैनल गेन्स काफ़ी अच्छी है, SNR जो उसे ज्ञात हो काफ़ी अच्छा है। या तो कोडिंग में चेंज ला सकता है। अगर वो लीनियर ब्लॉक कोड या हैमिंग कोड का प्रयोग कर रहा है, तो या तो वो कन्वोल्यूशनल कोड का प्रयोग कर सकता है, या तो बहुत पावरफुल टर्बो कोड्स का भी प्रयोग कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अडेप्टिवली ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन और कोडिंग में चेंज ला सकता है। तो एक एक करके टेक्निक्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे डेटा रेट ऑफ मॉड्यूलेशन हम इस तरह से उसको डिनोट कर रहे हैं कि आपके बेसिकली अगर आप मॉड्यूलेशन ऑर्डर चेंज कर रहे हो, तो आपका डेटा रेट भी चेंज कर रहे हो। तो SNR के बेसिस पे आप बेसिकली रेट चेंज कर रहे हो। जो गैमा आई है, जिसे हम देखा एस्टिमेट ऑफ SNR कितना है, उसके बेसिस पे आप मॉड्यूलेशन ऑर्डर चेंज कर रहे हो। तो अगर SNR कम है तो आप लोअर मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हो, अगर SNR ज़्यादा है तो आप हायर मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर रहे हो। इट इज डन बाय फिक्सिंग द सिंबल रेट। हम सिंबल रेट फिक्स कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम मॉड्यूलेशन ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। मल्टीपल मॉड्यूलेशन स्कीम्स और कॉन्स्टलेशन साइज इज यूज्ड। तो जैसे मैंने बताया, या तो आप डिफरेंट मॉड्यूलेशन जैसे QPSK 16 QAM 64 QAM का प्रयोग कर सकते हो, 1024 QAM का प्रयोग कर सकते हो। बेस्ड ऑन द SNR आप मॉड्यूलेशन ऑर्डर चेंज कर रहे हो। तो इसका प्रयोग बहुत सारे सिस्टम्स में होता है। जैसे मैंने बताया इंटरम स्टैंडर्ड 136 एज 802.11 वायरलेस लैंस, हर एक वाईफाई सिस्टम्स में अगर 802.11a की बात करूँ, या तो AC की बात करूँ, या तो X की बात करूँ, हर किसी में बेसिकली एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग का प्रयोग होता है, जिसे हम मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम के माध्यम से जानते हैं। इनफैक्ट LTE 4th जनरेशन सेलुलर सिस्टम्स में भी, LTE एडवांस में भी
और 5G सिस्टम्स में भी इसका प्रयोग होता है, जहां पर आप डेटा रेट या मॉड्यूलेशन ऑर्डर चेंज करते हो बेस्ड ऑन द SNR. Discrete set of modulation types and constant size are used. Each value of SNR must be mapped to one of the possible modulation schemes. ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. हम इसके बारे में और थोड़ा विस्तार में आगे जाके पढ़ेंगे. हम देखेंगे एक 1-to-1 मैपिंग होती है. अगर SNR की वैल्यू काफ़ी कम है, आप लोअर मॉड्यूलेशन भेजते हो. अगर SNR की वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो आप हायर मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हो. तो एक डिपेंडिंग अपॉन द SNR वैल्यू, आपके SNR वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे आप वो मॉड्यूलेशन स्कीम भेजते हो. तो चलिए एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं. कंसिडर एन एडेप्टिव मॉड्यूलेशन सिस्टम. हमने यहाँ लिखा है कि आप एक एज्यूम कीजिए एक एडेप्टिव मॉड्यूलेशन सिस्टम है, उसने QPSK का प्रयोग किया है, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का. और QPSK से आपको पता होगा, QPSK जैसे मैंने पहले बताया, ये 2 बिट्स पर सिंबल आप भेजते हो, 2 बिट्स को क्लब करके एक सिंबल भेजते हो. या तो फिर 8 PSK का प्रयोग करता है ये सिस्टम. 8 PSK में जैसे हमने बताया, ये 3 बिट्स पर सिंबल का प्रयोग करता है. और इसमें लिखा हुआ कि इसको टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो चाहिए वो 10⁻³ है. तो हम एक एक करके इसका जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसके बारे में लिखते हैं. तो टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ है. 2 मॉड्यूलेशंस का प्रयोग है, QPSK और BPSK, 8 PSK. इसमें 2 बिट्स है पर सिंबल, इसमें 3 बिट्स है. If the target PB cannot be met with either scheme, then no data is transmitted. अगर आपको टारगेट PB नहीं अचीव हो रही है, तो आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे. इसमें आप या तो आप QPSK यूज कर सकते हो या तो 8 PSK यूज कर सकते हो. अगर आपको टारगेट PB दोनों मॉड्यूलेशन की वजह से मिल नहीं रही है, तो आप कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे. फाइंड अ रेंज ऑफ SNR gamma values associated with 3 possible transmission schemes. No transmission, या तो आप ट्रांसमिट करोगे नहीं, या तो QPSK का प्रयोग करोगे या 8 PSK का प्रयोग करोगे. एज वेल एज द एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. इसमें एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी भी निकालनी है. जो एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन हमने दिखाया था, एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन हमने देखा था वो था log 2m. बेसिकली हर एक 8 PSK का 3 है, QPSK का 2 है, तो हमें इसे एवरेज निकालना है फॉर द होल सिस्टम, एज्यूमिंग अ रेलेक फीडिंग विद गामा इक्वल टू 20 dB. एवरेज SNR आपको जो दी हुई है वो 20 dB दी हुई है. इसकी जो लीनियर में वैल्यू आती है वो 100 आती है. इसके अलावा आपको ये भी दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होगी QPSK को, उसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गामा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो 8 PSK का है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इक्वल टू 0.666 Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2y गामा साइन π/8. तो ये दो चीज दी हुई है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ QPSK और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 8 PSK. और इसके बेसिस पे आपको एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी भी निकालनी है. और ये निकालना है कि बेसिकली आपको दिया हुआ है कि रेलेक फीडिंग एवरेज SNR दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालनी है. तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं. इस तो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम आप प्रयोग कर रहे हो, या QPSK का प्रयोग कर रहे हो या तो फिर 8 PSK का प्रयोग कर रहे हो, रिसीवर पे SNR सेम मिलेगा. क्योंकि आपने ट्रांसमिट पावर जब तक चेंज नहीं करोगे, आपका रिसीवर पे SNR चेंज नहीं होने वाला है. रिसीवर पे जो SNR है वो मॉड्यूलेशन स्कीम से डिपेंडेंट नहीं होता है. तो हमने देखा कि दोनों में SNR, रिसीवर पे जो SNR मिलेगा वो सेम है. चलिए पहले 8 PSK देखते हैं. 8 PSK का हम सेम फॉर्मुलेशन जो हमें दिया गया है उसके बेसिस पे हमने अगर निकाला कि आपको कितनी SNR की आवश्यकता है ताकि आपकी PB की वैल्यू शुड बी लेस देन 10⁻³ तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, PB की वैल्यू 10⁻³ रखें, तो आपकी गामा की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 14.79 dB होगी. यानी अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ से कम चाहिए तो आपकी जो SNR की वैल्यू है वो 14.79 dB से ज्यादा होनी चाहिए. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम 8 PSK का प्रयोग करेंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने यहां लिखा है, अगर आपके SNR की वैल्यू 14.79 dB से ज्यादा है तब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 8 PSK केस में कम हो जाती है 10⁻³ के से, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. अगर मैं QPSK का बात करूं तो QPSK में सेम कंडीशन, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ से कम चाहिए तो SNR की जो वैल्यू है वो 10.35 dB से ज्यादा होनी चाहिए. ऑब्वियस सी बात है,
क्योंकि आप 8 PSK में ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, उसमें एसएनआर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द 8 QPSK, क्योंकि QPSK में आप 2 बिट्स पर सिंबल ही भेज रहे हो। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कर्व्स याद होंगे 8 PSK QPSK वगैरह के, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 8 PSK की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू QPSK फॉर द सेम SNR। इसलिए SNR रिक्वायरमेंट QPSK में कम है एज कम्पेयर टू 8 PSK फॉर द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो ये देखोगे इसके लिए तो हम ये 8 QPSK का प्रयोग कर सकते हैं जब हमें SNR, क्योंकि इसके ऊपर तो आप 8 PSK का प्रयोग करोगे, और इन बिटवीन अगर SNR आपकी 14.79 dB से कम है और 10.35 dB से ज्यादा है, तो आप बेसिकली QPSK का प्रयोग करोगे। तो इंटरेस्टिंग है, हमने 3 केसेस देखे हैं इसमें। पहला केस देखा है जब 14.79 dB से SNR ज्यादा होगी तब आप 8 PSK का प्रयोग करोगे। जब 10.35 और 14.79 के बीच में होगी SNR तब आप QPSK का प्रयोग करोगे। और अगर आपकी SNR 10.35 से कम हो जाती है तो आप कोई ट्रांसमिशन नहीं करोगे, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो हो जाएगी वो 10⁻³ से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जैसे आपकी SNR 10.35 dB से कम हो जाती है तो आप ट्रांसमिट नहीं करोगे। जैसे हमने न्यूमेरिकल में ऑलरेडी बताया गया हमको कि अगर आपको 10⁻³ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नहीं मिल रही है तो आप डेटा ट्रांसमिट नहीं करोगे। तो 3 केसेस देख लिया हमने, ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब हमें निकालना है कि इसकी एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कितनी मिलेगी। ठीक है, उसे निकालने के लिए हमें यह पहले पता लगाना पड़ेगा कि कितनी बार 8 PSK का प्रयोग हुआ है, कितनी बार QPSK का प्रयोग हुआ है और कितनी बार यह प्रयोग हुआ कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो उसे निकालने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि ये रेलेक फीडिंग चैनल है और हमें भी पता है कि इसमें एवरेज SNR जो आपको दी गई है वो दी गई है 100, दैट इज 20 dB। तो इसका प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कितनी बार 8 PSK ट्रांसमिशन का प्रयोग किया गया है, कितनी बार QPSK का प्रयोग किया गया है और कितनी बार कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। We determined average rate by analyzing how often each of the different transmission schemes is used। तो अब जैसे हमने देखा 8 PSK is used जब आपकी SNR की वैल्यू 14.79 से ज़्यादा है, यानी उसकी लीनियर वैल्यू जो होती है वो 30.1 है। अगर 14.79 को मैंने कन्वर्ट किया लीनियर में तो उसकी वैल्यू आती है 10.1 और हमें एवरेज SNR जो दी हुई वो 100 दी हुई है। तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी हम इस माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 8 PSK के 3 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज है, इज ट्रांसमिटेड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू। तो हमें ये निकालना है कितनी बार 8 PSK का प्रयोग हुआ है, वो हम आराम से निकाल सकते हैं CDF ऑफ रेलेक फीडिंग चैनल। CDF ऑफ रेलेक फीडिंग का प्रयोग करके हम देखेंगे कि हमें यह पता लगाना है कि कितनी बार आपका SNR 30.1 से ज्यादा है, तभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ से कम मिलेगी। तो हम ये P8 यानी डिनोट करता है कि कितनी बार प्रोबेबिलिटी दैट 8 PSK वाज यूज्ड। ये प्रोबेबिलिटी दैट 8 PSK वाज यूज्ड मैंने P8 से डिनोट किया है। तो अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा, ये एक CDF है रेलेक फीडिंग का, हम ये लगाना कि SNR 30.1 से ज्यादा है यानी 14.79 dB से ज़्यादा है। तो हम सिंपल इक्वेशन का प्रयोग करेंगे 1 अपॉन एवरेज SNR दैट इज 100 gamma बार दैट इज 100 e टू माइनस gamma बाय अगेन 100 दैट इज एवरेज SNR। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यू आ जाएगी 0.74। इसका मतलब ये है कि अराउंड 74% टाइम 74% हमें 8 PSK ट्रांसमिशन करना है, यानी 74% बार 8 PSK का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी SNR की प्रोबेबिलिटी जो SNR की 14.79 dB से ज्यादा होने की वो 0.74 है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अब बाद बाकी 0.26 में क्या होगा, QPSK होगा या तो नो ट्रांसमिशन होगा। तो हमें पता लगाना है QPSK कितनी बार ट्रांसमिट होता है। तो हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि SNR की जो वैल्यू है वो 10.35 dB से ज्यादा है और 14.79 dB से कम है। तो हमें ये निकाले, इसका लीनियर वैल्यू जो होती है 10.35 dB की 10.85 हो जाएगी। तो सिमिलरली इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी अगर देखो QPSK की वो 2 बिट्स पर सिंबल है और वो कितनी बार ट्रांसमिट होगी, प्रोबेबिलिटी दैट QPSK इज ट्रांसमिटेड, P4 यानी प्रोबेबिलिटी दैट QPSK इज ट्रांसमिटेड। तो हम इसके जो लिमिट्स होंगे इंटीग्रेशन के 10.85 जो लोअर लिमिट ऑफ SNR है और हायर लिमिट जो है वो 30.1 है। सेम मेथड यूज करेंगे CDF ऑफ रेलेक फीडिंग चैनल, तो उसे हम निकाल सकते हैं 0.157 यानी 15.7% टाइम्स QPSK का प्रयोग
होगा, यानी 0.74 टाइम्स 8 PSK का और 0.157 टाइम्स बेसिकली QPSK का प्रयोग होगा। और बचा हुआ टाइम जो हो जाएगा, जो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.74 माइनस 0.157 यानी 0.103, इतनी बार कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, यानी 10% ऑफ टाइम कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि SNR की वैल्यू उस समय 10.35 dB से कम होगी। या आप इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट सिंपली आप इससे इस तरह से भी निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.75 माइनस 0.157 तो 0.103, यानी इतने समय कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो अब अगर एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी निकालिए, हम आराम से निकाल सकते हैं 0.74 टाइम्स इंटू 3 जब आपका 8 PSK ट्रांसमिट हो रहा है, प्लस 0.157 इंटू 2 जब आपका QPSK हो रहा है, प्लस 0.103 इंटू 0, कोई ट्रांसमिशन, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.53 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, यानी आपकी एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो निकलेगी इस केस में वो 2.534 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज होगी। तो सिंपली हमने देखा कि एडाप्टिव मॉड्यूलेशन और कोडिंग का प्रयोग करके हम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी किस तरह से निकाल सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था। आप इसने देखा कि अगर SNR आपकी ज्यादा है, तो आप 8 PSK का प्रयोग कर रहे हैं, जहां आपको 3 बिट्स पर सिंबल यानी 3 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिल रही है। अगर SNR मॉडरेट है तो आप QPSK का प्रयोग कर रहे हो। अगर SNR एक लेवल के नीचे आ जा रहा है तो आप कोई भी मॉड्यूलेशन का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो यार एडेप्टिवली आप मॉड्यूलेशन SNR के बेसिस पे आप चेंज कर रहे हो। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। अगर मान लीजिए अगर आपने एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग नहीं किया होता, अगर ट्रांसमीटर के पास SNR नहीं था, तो बेसिकली या तो BPSK का प्रयोग किया होता उसने, या तो QPSK का प्रयोग किया होता। QPSK में उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा होने की चांसेस थी, और जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी उसे मिलती थी मैक्सिमम वो मिलती थी अराउंड 2 से कम ही मिलती थी, क्योंकि कुछ स्टेट्स में उसके SNR 10.35 के नीचे जा रही थी, इसलिए जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी उसे मिलती थी विदाउट एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग वो 2 से कम होती थी। लेकिन जैसे हमने एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग किया, अगर ट्रांसमीटर के पास ऑलरेडी पता है SNR क्या है, तो बेसिकली आपको जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिल रही है वो 2.5 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज के आसपास मिल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर मैंने एडेप्टिव मॉड्यूलेशन और कोडिंग का प्रयोग नहीं किया होता। ये एग्जाम्पल आपको दर्शाता है कि एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग की मदद से आप कैसे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में वृद्धि ला सकते हो या डेटा रेट में वृद्धि ला सकते हो। ठीक है, अगर इसका एक्सटेंशन देखूं मैं, तो हमने देखा कि 10% ऑफ टाइम 0.103 हमने कोई ट्रांसमिशन नहीं किया है, क्योंकि आपकी जो SNR की वैल्यू थी वो 10.35 dB से कम थी। ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है। अगर हम मान लेते हैं कि हमने इसमें BPSK का प्रयोग किया, क्योंकि 10.35 dB से कम है, तो BPSK का अगर प्रयोग करूंगा तो भी आपको 10⁻³ प्रोबेबिलिटी एरर मिल सकती है। तो BPSK में आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज होती है। या तो आप QPSK का प्रयोग करते थे विद पावरफुल एरर करेक्शन कोडिंग, तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिल जाती थी। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि नो ट्रांसमिशन की जगह अगर आपने BPSK का प्रयोग किया होता, या तो फिर एक QPSK विद पावरफुल एरर कंट्रोल कोड का प्रयोग किया होता, तो आपको कुछ तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिली होती, और उसकी वजह से आपकी जो टोटल स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली 2.5 से वो ज्यादा होती थी। जो आपको 2.54 मिला है, 2.53 मिला है पिछले केस में, ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा हो सकती थी अगर आपने नो ट्रांसमिशन की जगह या तो BPSK का प्रयोग किया होता, या तो QPSK का विद पावरफुल एरर कंट्रोल कोड्स की मदद से आपने प्रयोग किया होता, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है 10⁻³ मेंटेन हो सकती थी। तो ये चीज मैंने यहां पर मेंशन किया है कि rather than suspending transmission will leads to an outage probability of 0.1, क्योंकि आपके 10% आप कोई ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हो। अगर आप BPSK का प्रयोग किया होता, या तो एरर कंट्रोल कोड QPSK के साथ प्रयोग किया होता, ताकि आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ मिल जाती थी, जैसे लीनियर ब्लॉक कोड या तो कन्वोल्यूशनल कोड का प्रयोग किया गया था, तो ऑब्वियसली बात है आपको जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी उस केस में मिलती थी 10% ऑफ टाइम वो 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज से कम मिलती थी, यानी BPSK की वजह से आपको 1 बिट्स पर सेकंड हर्ट्ज मिलती थी, या तो QPSK प्लस एरर कंट्रोल कोड्स का प्रयोग किया तो भी आपको 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज से कम मिलती थी। लेकिन सम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो आपकी होती थी वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू जो 2.53। अगर संक्षेप में बताने का कोशिश करूं तो आगे जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा 2.7 × 3 प्लस 0.103
157 इंटू 2, अगर मैं इसे प्लस जैसे हमने 0.1 के आसपास 0.103 इंटू, अगर मैं बीपीएसके का सिंपल प्रयोग किया होता, अगर मैं सीधे बीपीएसके का प्रयोग, तो इसकी जो वैल्यू आती थी ऑब्वियस सी बात है वो 2.53 से ज़्यादा होती थी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वैल्यू आती थी कम से कम वो शुड हैव बीन ग्रेटर देन, अगर मैंने यहाँ पर बीपीएसके का प्रयोग किया होता तो मुझे जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिलती थी ऑब्वियस सी बात है वो 2.53 से ज़्यादा होती थी। तो एक तरीका है दिखाने का कि आप बेसिकली एडाप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग करके आप मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हो। आप उस चीज़ का एसएनआर का जो प्रयोग करके, आपको अगर एसएनआर पता है ट्रांसमीटर में, उसका प्रयोग करके आप एडेप्टिवली मॉड्यूलेशन और कोडिंग चेंज करके ज़्यादा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हो। और वेरिएबल पावर टेक्निक्स जो हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा, तो इसके बारे में डिटेल में मैं इस लेक्चर में नहीं जाऊंगा। हमने ऑलरेडी इसके बारे में वाटर फिलिंग के माध्यम से हमने विस्तार में इसमें वाटर फिलिंग के माध्यम से, चैन इन्वर्शन के माध्यम से, ट्रंकेटेड चैनल इन्वर्शन के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ा है, जहां हमने पावर वेरी की थी ताकि आपको ऑप्टिमल कैपेसिटी प्राप्त हो सके। तो ये ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक है, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं संक्षेप में बस चैनल इन्वर्शन को वापस से कवर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वाटर फिलिंग हमने काफ़ी विस्तार में माइमो सिस्टम्स में भी पढ़ा था और चैनल कैपेसिटी में पढ़ा था। चैनल इन्वर्शन हमने चैनल कैपेसिटी में भी पढ़ा था, जहां आप पावर को बेसिकली अडेप्टिवली वेरी करते हो बेस्ड ऑन द एसएनआर। तो अगर सिंपल मैं चैनल इन्वर्शन की बात करूं, चैनल इन्वर्शन बेसिकली ये मेथड फॉर्मुलेशन हमने प्रयोग किया था। जो सिग्मा जो वैल्यू है वो बेसिकली ये एक AWGN एसएनआर है। आप इसमें इस चीज़ का प्रयोग करते हो। अगर चैनल स्टेट्स खराब है आप ज़्यादा पावर एलोकेट करोगे, अगर चैनल स्टेट्स अच्छी है तो आप कम पावर एलोकेट करोगे, ताकि ट्रांसमीटर रिसीवर पे चैनल लुक्स लाइक एन AWGN चैनल। सो बेसिकली ये टिपिकली इसको हम फेयरनेस स्कीम के माध्यम से भी जानते हैं, जहां आप कांस्टेंट एसएनआर मेंटेन करने का कोशिश करते हो ट्रांस रिसीवर, कांस्टेंट एसएनआर एट RX। तो बेसिकली ये कंपनसेट करने का कोशिश करता है फीडिंग को। अगर आपकी चैनल स्टेट्स काफ़ी फेडेड है तो आप ज़्यादा पावर आपको एलोकेट करेगा, क्योंकि इसे पता है ट्रांसमीटर पे कि आपके चैनल काफ़ी ख़राब है तो आप ज़्यादा पावर एलोकेट करना पड़ेगा। अगर चैनल स्टेट्स अच्छी है तो आपको कम पावर एलोकेट करेगा। और सिग्मा का जो फॉर्मुलेशन हमने पहले भी देखा, तो हम इसे इस माध्यम से निकाल सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 गैमा। जो गैमा है वो आपके डिफरेंट चैनल स्टेट्स है। ओके, तो अगर अब रेलिक फीडिंग की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है चैनल इन्वर्शन में कि अगर आपको चैनल स्टेट्स काफ़ी खराब है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी एसएनआर होने की 0 है, जो रेलिक फीडिंग में पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी एच की वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है गैमा की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू इस केस में सॉर्ट ऑफ सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, दैट इज इम्पॉसिबल, यानी आपकी कैपेसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो बेसिकली रेलिक फीडिंग केसेस में, या जो केसेस में आपकी गैमा की वैल्यू काफ़ी क्लोज है 0 की, उस केस में चैनल इन्वर्शन जनरली काम नहीं करता है, क्योंकि कोई चैनल को इन्वर्ट करना है आपको जिसका तो उसकी अगर वैल्यूज काफ़ी कम है, जैसे अगर एच की वैल्यू बहुत नज़दीक है 0 की या काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्शन वैल्यू आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो सॉर्ट ऑफ इन्फिनिटी होगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने पहले विस्तार में भी देखा है, और ये एक सिंपल टेक्निक है जहां आप पावर को, जो ट्रांसमिट पावर को, उसे अडेप्टिवली एलोकेट करते हो ताकि आप फेयरनेस मेंटेन कर सको डिफरेंट चैनल स्टेट्स पे। ठीक है, और अगर मैं वेरिएबल एरर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, जनरली इसका प्रयोग कम ही करते हैं हम। जनरली या तो मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव मॉड्यूलेशन कोडिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आप डेटा रेट वेरी कर सकते हो, या तो एडेप्टिव पावर का प्रयोग करते हैं। वेरिएबल एरर प्रोबेबिलिटी का हम जनरली प्रयोग नहीं करते हैं, बट इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स चाहिए। जैसे हमें किसी केस में अगर वॉइस ट्रांसमिशन है, फॉर दैट मैटर, अगर मैं वॉइस ट्रांसमिशन की बात करूं जहां पर जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रिक्वायरमेंट -3 होती है, और अगर मैं डेटा ट्रांसमिशन की बात करूं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रिक्वायरमेंट जनरली थोड़ी स्टिग्नेंट होती है, -8 होती है, और अगर आपको हाईली रिलायबल सिस्टम चाहिए जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर -10 या -12 आती है, तो बेसिकली उसके बेसिस पे आप ट्रांसमिट पावर को भी वेरी कर सकते हो। इसलिए हम जनरली कहते हैं वेरिएबल एरर प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट एरर प्रोबेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रांसमिट पावर में वेरिएशन या मॉड्यूलेशन में वेरिएशन ला सकते हो। तो इसे हम जनरली वेरिएबल एरर प्रोबेबिलिटी के माध्यम से जानते हैं।
जहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एट द रिसीवर साइड। जैसे वॉइस के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, डेटा के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, लो लेटेंसी सिस्टम्स के लिए, हाईली रिलायबल सिस्टम्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप डेटा रेट या मॉड्यूलेशन में चेंज लाके एरर चेंज कर सकते हो रिसीवर पे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।